जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राउटर स्टूडेंट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, मैथ का चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्याएं। इसका जो हम लोग बेसिक इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी कि वास्तविक संख्या का जो बेस है, जो आधार है, जहां से कि काफी सारा क्वेश्चन ना कुछ तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बनता ही बनता है। उन सभी चीज को अगर आप याद रखते हैं तो आपका चैप्टर बनाने में भी, मतलब ये जो वास्तविक संख्या चैप्टर है इसको बनाने में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप इस बेसिक को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और तभी जाकर के आपको जो है अगला यानी कि चैप्टर को बनाना है, ठीक है। तभी जाकर के आपका वास्तविक संख्या चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले देखिए संख्या को अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में भाई? संख्या को मेनली दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो आपको पता होगा, एक है वास्तविक संख्या। संख्या को दो भागों में बांटा है, एक वास्तविक संख्या, ठीक है, और एक है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और एक है काल्पनिक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या, इसको हम लोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या को भी हम लोग जो है दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या ही है ना, वास्तविक संख्या ही पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये 11th में जाकर के आप काल्पनिक संख्या को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को आप पढ़िए ध्यान से। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एक परिमेय संख्या हो गया और एक अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। खाली IR आप लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, तब आप समझ जाएंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। मतलब वास्तविक संख्या का डेफिनेशन पहले जान लीजिए। वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हो। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, दूसरा बोल रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद हो गया, है ना। वास्तविक संख्या तो हमने देख लिया। अब परिमेय संख्या क्या होता है भाई? परिमेय संख्या का देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या, परिमेय, देखिए परिमेय संख्या का अगर डेफिनेशन याद रखिएगा तो सिंपल से याद रखिए, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा क्या, तो q बराबर जहां नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीसरा क्या कि p और q जो है वो एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। बस ये कंडीशन अगर आपका है, साथ साथ अगर देखें pq पूर्णांक हो, pq पूर्णांक हो और pq का जो HCF होना चाहिए, pq का HCF 1 हो, ऐसी संख्या को ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या हो गया? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, pq एक पूर्णांक संख्या हो और pq का HCF 1 निकले, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। आपको काफी लंबा लग रहा होगा लेकिन यही शॉर्ट है ना। p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप इसको बेशक ना लिखिए लेकिन यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, बहुत आसान है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो और pq एक पूर्णांक हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक बात यहाँ पे आता है परिमेय संख्या में, क्या बात आता है भाई? ये परिमेय संख्या तो हो गया हमारा। उदाहरण में देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे उदाहरण देखिए, जैसे 1/2 ये भाई p/q के रूप में है और ये 1 और 2 क्या है? एक पूर्णांक है। आप कहेंगे पूर्णांक क्या होता है, तो अभी जस्ट आपको बताएंगे पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया -3/4, ये भी हमारा p/q के रूप में है और ये जो है पूर्णांक है, इसका HCF निकालेंगे तो एक ही निकलेगा, ठीक है। अब 2 बताइए, 2 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे नहीं कुछ तो एक है कि नहीं, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या है, यानी ये दोनों पूर्णांक है। और q बराबर देखिए नॉट इक्वल टू 0, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये हमारा एक परिमेय संख्या है। अच्छा बताइए, 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? है। कैसे? आप यहाँ बटा में हम एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये p/q के रूप में हो गया। अब q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब ये p और q जो है एक पूर्णांक है। q बराबर नॉट इक्वल टू 0 भी है और pq एक पूर्णांक भी है, तो यहाँ पे हमारा ये भी हो गया परिमेय संख्या है। लेकिन यही अगर उल्टा कंडीशन दे, इस तरह से अगर p/q के रूप में लिख दे अब बताइए परिमेय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये p/q के रूप में तो है, एक कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, बट दूसरा कंडीशन देखिए q बराबर नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ तो q बराबर 0 है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग। अब कुछ उदाहरण जैसे देखिए 2/√3 हो गया,
2/√3। ये बताइए हमारा परिमेय होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक नहीं है ये। पी और क्यू पूर्णांक नहीं है। पी पूर्णांक है बट √3 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर पूर्णांक संख्या नहीं आता है, रूट पूर्णांक में नहीं आता है। चलिए परिमेय देख लिया आपने, अब अपरिमेय संख्या समझते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का ठीक इसका ऑपोजिट कर देना है आपको। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कंडीशन देख रहे हैं परिमेय के लिए, ठीक इसका ऑपोजिट, मतलब वैसी संख्या जिसे जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं हो, जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं हो, और जिसमें क्यू बराबर नॉट इक्वल टू, यानी क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 ना हो। समझ रहे हैं ना? पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या नहीं हो, पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या नहीं हो, जिसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग जो है परिमेय संख्या कहते हैं, सॉरी अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल से याद रखिएगा, जिसे पी बाय क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या नहीं हो, पूर्णांक संख्या नहीं हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, पी और क्यू पूर्णांक संख्या नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इतना याद रखिएगा। अब उदाहरण में देख लेते हैं हम। ठीक है, उदाहरण में क्या हो गया, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, 1/√2 हो गया, यानी ये जो हमारा पी बाय क्यू के रूप में है, पी बाय क्यू के रूप में है क्या? बिल्कुल है ना, पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक नहीं हो, है ना। पी और क्यू पूर्णांक है क्या? नहीं। पी क्यू है, पी पूर्णांक है भाई, क्यू पूर्णांक नहीं है। यहाँ क्यू पी पूर्णांक है, क्यू पूर्णांक नहीं है। पी पूर्णांक है, सॉरी पी पूर्णांक नहीं है, क्यू पूर्णांक है ना। इस तरह से कंडीशन है, तो यहाँ पे हमारा पाई भी जो है यही हो जाएगा हमारा क्या, तो पाई भी जो है अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं है, ये तो हम लोग लगभग मान के चलते हैं 22/7 3.14 है ना, तो पाई का मान निश्चित नहीं है, इसलिए हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप अपरिमेय संख्या लगभग समझ गए। ठीक है, चलिए और रूट के अंदर जितना भी अभाज्य संख्या आता है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? रूट। रूट के अंदर जितना भी अभाज्य संख्या आता है, वो सारा रूट के अंदर आने वाला सभी अभाज्य संख्या जितना भी आएगा रूट के अंदर, अगर अभाज्य संख्या पढ़ा है तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग और भी काफी सारा संख्या पढ़ेंगे, जैसे एक पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग सम संख्या, सॉरी पूर्णांक पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या। तीसरा पढ़ेंगे भाज्य संख्या। चौथा पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। पांचवा पढ़ेंगे सम संख्या। छठा पढ़ेंगे विषम संख्या। इतना संख्या को हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं, यानी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम और विषम। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, आपको इस चैप्टर का काफी हद तक नॉलेज हो जाएगा, और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बेसिक से नहीं छूटेगा। ठीक है, हालांकि अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको इजीली तरीके से बताया जाएगा। चैप्टर हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये चैप्टर का बेसिक है, और ये आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, उतना डिटेल में नहीं दिया। हालांकि ये 9th में अगर आप पढ़े ना तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप नहीं पढ़े ना तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, आपको पता होगा, हालांकि लिखिए देते हैं भाई साहब, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, क्लियर है, नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या जो होती है ना, गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब 6 7 8 9 अनंत तक चलते गया, इन्फिनिट तक। ठीक है, आप बताइए गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से ही शुरू करते हैं, 0 से। तो ऐसा नहीं कि 0 से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं माइनस से शुरू करते हैं ना, तो गिनती 1 से करते हैं, तो गिनती की संख्या को ही क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं वोल नंबर। क्या कहते हैं भाई? वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो देखिए ये जो गिनती की संख्या है ना, प्राकृत संख्या अगर आप याद कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या ऐसे ऐसे याद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य शामिल कर दिया जाए प्राकृत संख्या में अगर 0 प्लस n, यही होता है हमारा पूर्ण, सॉरी पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 प्लस n, n यानी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या को n से निरूपित करते हैं, तो 0 प्लस n यानी कि हमारा हो गया 1, यानी कि 0 1 2 3 4, ये जो चलते गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। यानी डेफिनेशन देखिए, नोट कर लीजिए डेफिनेशन, आपको वैसे भी याद हो जाएगा।
प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया? अब बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है या 0? भाई अब डेफिनेटली 0 है ना। अब बताइए आपका एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा इस तरह से क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? देखिए तो 1 है भाई, 2 इसमें है, यानी सभी प्राकृत संख्या इसमें आएगा। ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 है बट इसमें 0 नहीं है। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? देखिए पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या को समझते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आती है। जैसे यहाँ पे ले लिए -4, -3, -2, -1, फिर आ गया 0 1 2 3 4 5, ये चलता गया इधर, ये चलता गया इन्फिनिट तक, ये इन्फिनिट तक चलता गया। ठीक है, तो ये जो संख्या हो गया ये हमारा पूर्णांक संख्या आएगा। अब कहेंगे कैसे याद करेंगे? देखिए वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक के साथ साथ शून्य भी आए उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक भी आ रहा है, ऋणात्मक भी आ रहा है और शून्य भी आ रहा है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। बस सिंपल, इतना सा याद रखना है आपको। अब देखिए धनात्मक ऋणात्मक इसमें आ रहा है यानी ये पूर्णांक संख्या हो गया। अब यहाँ ऊपर हम लोग बात किए थे यही पूर्णांक था। मतलब क्या कि परिमेय संख्या में जो पूर्णांक आएगा, पूर्णांक जो आएगा वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए परिमेय के लिए कंडीशन। अब बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? बिल्कुल है, इसमें 1 है, 1 से शुरू होता है, यहाँ भी 1 से हो रहा है, इसमें 1 है सब। लेकिन ऐसा पूछे कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृत है? नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस है, 0 है, लेकिन प्राकृत में नहीं है। लेकिन अच्छा बताइए क्या सभी पूर्णांक पूर्ण है? नहीं है भाई क्योंकि पूर्ण में ऋणात्मक संख्या नहीं है। अगला भाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। उदाहरण के लिए जैसे समझिए आप, अच्छा 1 ले लीजिए, 1 बताइए 1 से ही कट रहा है तो ये तो नहीं होगा भाज्य संख्या। अच्छा उदाहरण के लिए 2 ले लीजिए, 2 अगर देखा जाए ना तो 2 जो है एक 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है ना, तो इसका 2 है, यानी कि ये भाज्य संख्या नहीं है। अगला देखिए और अगला उदाहरण जैसे 3 अगर ले लें, 3 तो 3 जो है 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। लेकिन 4 अगर लें तो 4 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 1 से कट रहा है कि नहीं? यानी 2 से अधिक इसका गुणनखंड है, मतलब ये भाज्य संख्या है। 2 से अधिक जिसका गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या। गुणनखंड का मतलब अगर काटने वाला उसको 2 से अधिक हो, तो ये हमारा 4 जो है क्या हो गया? भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला 5 तो नहीं होगा है ना, 5 ले लेते हैं भाई। 5 देखिए 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 6 देखिए 6 जो है हमारा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब 6 जो हमारा हो गया क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? बताइए। 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। भाई 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 के गुणनखंड है, 2 दुए को गुणनखंड है, 3 दुए को गुणनखंड है, 4 2 से अधिक गुणनखंड, मतलब सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगा क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। तो भाज्य संख्या क्लियर हो गया, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या क्लियर हो गया। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ठीक इसका ऐसी होता है, उल्टा होता है। क्या होता है कि अभाज्य संख्या में जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है, 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण में इसी को हम लोग ले सकते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड जिसका है। देखिए एक यहाँ पे देखिए आप उदाहरण, ये देखिए केवल 2 ही गुणनखंड है इसका, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब देखिए एक जो है, एक हमारा अभाज्य संख्या के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका 1 के को गुणनखंड है। समझ रहे हैं ना? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे 3 भी जो है हमारा क्या हो जाएगा? 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका मात्र 2 ही गुणनखंड है। 5 भी हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है, ठीक है, तो मेनली सबको समझना है ना। चलिए अगला आप देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4। सम संख्या समझिए, सम संख्या किसको कहेंगे? सम संख्या किसको कहेंगे? देख रहे भाई आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रही है, ठीक है। सम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या सिंपल से आप याद रखिएगा समझने का।
जी हाँ, तो चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको लाइट का, लेकिन 2 को बचा है, आपको समझा देंगे, ठीक है। सम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या आप इजली तरीके से समझिए किसको कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे, 2 से पूरा पूरा भाग लगे, पूरा पूरा भाग लगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12, अब ये जो संख्या है इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से 6 पूरा पूरा कटेगा, 2 से 8 8 पूरा पूरा कटेगा, 2 से 10 पूरा पूरा कटेगा, 2 से 12 पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो सम संख्या हो गया हमारा जो 2 से पूरा पूरा कटता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग सम संख्या के अंदर रखते हैं। सबसे छोटी सम संख्या हो गया हमारा 2, समझ में आ गया। चलिए अगला हम लोग विषम संख्या समझते हैं। विषम संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या याद रखिएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, यानी ठीक इसका उल्टा, ठीक है, सम का और ठीक उल्टा, यानी जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, पूरा पूरा नहीं कटे, पूरा पूरा नहीं कटे, यानी पूरा पूरा जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे हो गया हमारा 1 भाई, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। अच्छा देखिए 3 हो गया, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। 5 हो गया, 7 11, उसके बाद हो गया हमारा 9 भी हो जाएगा ना, 9 2 से पूरा पूरा नहीं लग रहा है, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हो गया हमारा 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, भाई सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इसमें अनंत माइनस है ना, माइनस अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गया 1। अब बताइए वास्तविक संख्या आप समझ गए, वास्तविक संख्या का टोटल प्रतिरूप को आपने देख लिया, बस इतना सा ही आपको समझाना था। वास्तविक संख्या अगर आप इतना सा समझ गए ना, तो वास्तविक संख्या बहुत आपको चुटकी में ऐसे बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और उसमें जो है आपको वास्तविक संख्या के बारे में, मतलब उसका बेसिक को जो है आपको इसी तरीके से समझाया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।